क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया 5 ग्राम सोडियम में कितने मोल, तो 5 को ऊपर लिख दो, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 नीचे लिख दो, हो गया। हमसे पूछा गया कि 5 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल, तो 5 ऊपर लिखना और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, वो कहां लिखना है नीचे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये हमारा इस तरह का सवाल आएगा ये किसी का भी, तो पहले हमको उस कंपाउंड का क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। अब समझो ये ऊपर के दोनों फॉर्मूले मास से रिलेटेड है। अब हमारा एक सवाल है, अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चंस की बात आएगी, देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है कि 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन, 12.044 10⁻23 कार्बन, that is not a mass of a carbon, that is the number of carbon, ये कार्बन का नंबर है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इतने कार्बन के मोल कितने होंगे, तो जब भी किसी एटम के नंबर गिवन हो, जब भी किसी मॉलिक्यूल का नंबर गिवन हो, तो उस नंबर को क्या करना है, अवागाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अगर हम यहां पे लिखेंगे, तो समझना यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, किसी भी एटम का नंबर गिवन है, तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमको अब उस किसी भी एटम का नंबर गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय अवागाड्रोस नंबर, यानी किसी भी एटम की दी गई नंबर को अगर हम अवागाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मोल निकलकर आएगा। तो ये है कितना, 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास कितने मोल आ गए, कितने मोल आ गए, 2 मोल। फिर से रिकॉल करो, अगर किसी एटम के या किसी मॉलिक्यूल्स के या किसी आयंस के या किसी पार्टिकल्स के अगर नंबर गिवन होते हैं, क्लियर है, उस एटम का, उस मॉलिक्यूल्स का, उस आयंस के या उस पार्टिकल्स के अगर हमको मोल निकालने के लिए कहता है, तो हम क्या करेंगे, दिए गए नंबर ऑफ एटम्स या दिए गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या दिए गए नंबर ऑफ आयंस या दिए गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अवागाड्रोस नंबर से, तो वो निकल के आ जाएगा उसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर। एनी डाउट, क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिकॉल करो, अगर किसी एटम्स के या किसी मॉलिक्यूल्स के या किसी आयंस के या पार्टिकल्स के अगर नंबर गिवन होते हैं और अवागाड्रोस ये मोल निकालने के लिए कहता है, तो हम दिए गए नंबर को, चाहे वो एटम के हो, मॉलिक्यूल के हो या आयन के हो या पार्टिकल के, उस दिए गए नंबर को हम क्या करेंगे, अवागाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या निकल के आएगा, उसका मोल निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एक फॉर्मूला और सीखते हैं हम लोग। अगर मान लो क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम के केस में आया, अभी हम लोगों ने नंबर के केस में पढ़ा और मास के केस में पढ़ा। अगर मान लो वॉल्यूम के केस में बात आती है, ठीक, तो हम यहां पे देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ध्यान रखना, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम
एसटीपी या एनटीपी पे और नॉर्मल जो टेम्परेचर और वन प्रेशर है उस पे ये होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो हमारा गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी हमारा दिया हुआ है मान लो 2 लीटर, ठीक है। तो गैस का मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4, तो 2 को डिवाइड कर देना है कितने से 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करो, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पे हमें रिमाइंड कर लेना है, याद कर लेना है कि 22.4 लीटर ही लेने हैं। यहां पे कितना लेना है 22.4 लीटर या 22.4 लीटर। बढ़े आगे, क्लियर है। अब देखो यहां पे इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हम मान लो एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, देखो यहां सवाल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन एट एसटीपी या एनटीपी। तो अब हमको क्या करना है, ये तो वॉल्यूम की, ये 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो अगर दिया हुआ मास रहता है तो मैंने बोला दिया गया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके मोल कितने आ गए हमारे, जल्दी बोलिए 5 मोल। तो अभी मैंने बताया था तुमको दिया वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, दिया गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो अब यहां पे नंबर ऑफ मोल कितने आए हमारे पास 5। अब मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, 22.4। तो मोलर वॉल्यूम कितना ले लिया हमने 22.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया 5 इंटू 22.4, क्या निकल के आया ये वॉल्यूम। कोई डाउट आ रहा है समझ में। अगर किसी भी का मास दिया हुआ तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम दिया हुआ तो मास निकाल सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताता हूं मोल निकालने का। देखो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा जेई में काम आएगा, नीट में काम आएगा, क्लास 9th में तो है नहीं लेकिन सीख लीजिए, ये सब जगह काम आएगा। देखो एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे समझो, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उस दिन सारी चीज बताया मैंने क्लास में तुम लोग को। तो अब अगर हमको यहां पे मोल निकालना है तो मोल निकालना है तो हम m इंटू भी तो लिख ही सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वॉल्यूम को किस में लेना है लीटर में लेना है। किस में लेना है लीटर में लेना है। मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितनी संख्या है उसकी सॉल्यूट की, कितने नंबर्स हैं, कितने मोल्स हैं उसके, दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी, तो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। अर्स उसको वो करो। चलो अब हम लोग बात करेंगे कैथोड रेस की और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो अगर कैथोड रेस की डिस्कवरी की बात करते हो तो उसकी क्रेडिट जैसे जूलियस प्लकर, विलियम क्रूक, जे थॉमसन, तो विलियम क्रूक ये सब उसके कॉलीग थे। तो इसमें क्या था कि दैट इज द डिस्चार्ज ट्यूब। ये कैसा ट्यूब है हमारा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये लगाया गया मेटल प्लेट, मेटल प्लेट लगाया गया। ये है यहां पर हमारा ये वैक्यूम पंप।
इस वैक्यूम पंप से क्या होता है कि अगर एयर का प्रेशर इसमें ज्यादा हो तो उसे बाहर करना है। तो फिर से ध्यान रखना है, एट हाई टेम्परेचर या प्रेशर द एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दैट टाइम इसका जो प्रेशर था वो था तुम्हारा 1 mm ऑफ Hg। इसको क्या किया, एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़े गए और ये लगाया गया तुम्हारा मेटल प्लेट्स और इसके अंदर गैस ली गई। तो जब इसमें बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक, तो फिर जब प्रेशर जब था 1 mm, तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ चेंजिंग या कुछ देखने को नहीं मिला। तो जैसे यहां से प्रेशर को रिलीज की गई और 0.1 mm फिर इसको हाई वोल्टेज और बैटरी से जोड़ा गया, तो क्या देखा जाता है कि कुछ रेज जो निकल रही है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड टू। तो दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि जो कैथोड रेज निकल रही है वो इस प्लेट से निकल रही है, ये मिसकंसेप्शन है। उस प्लेट से नहीं निकल रही है, जो गैस ली गई वहां से है ये, ठीक है, कैथोड से नहीं। अब बट ये है कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये माइग्रेट कर रही है किसकी तरफ, एनोड की तरफ माइग्रेट कर रही है। फिर क्या हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया कि इसके जो प्लेट्स हैं इसको फिर चेंज की गई, दूसरे मेटल के प्लेट लगाए गए, लगाने के बाद फिर गैस को चेंज किया गया, गैस को चेंज करने के बाद फिर वही एक्सपेरिमेंट, फिर इसको कनेक्ट किया गया, तो देखा कि इसमें किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं आ रही है, ठीक। तो उसके बाद जो कंक्लूजन हमारे सामने आया, वो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आया कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो दूसरा पॉइंट मेरे को सामने आया कि कैथोड रेस कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेस कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद कि कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, कैसा इफेक्ट, अगर इसके सामने अगर कोई हल्की चीज हम ले आए, तो ये इसके सामने अगर कुछ रख दूं, तो ये क्या कर रहा है, उसके अंदर रोटेशन लेके आ रहा है। जैसे कभी कभी देखा होगा कि सनलाइट अगर हमारे घर में आ तो वो लगेगा कुछ डस्ट पार्टिकल रोटेट कर रही है, देखा है, तो इसको बोला जाता है मैकेनिकल इफेक्ट। उसके साथ साथ दिस कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद अगर इस कैथोड रेस को हम हैवी मेटल लाइक कॉपर इसके ऊपर अगर हम डालते हैं, तो ये हमको प्रोड्यूस करता है क्या, एक्सरे बनाता है। क्या बनाता है, एक्सरे। वैसे एक्सरे की डिस्कवरी किया था W के रॉन्जन ने, बताया था मैंने तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद कैथोड रेस प्रोड्यूस सिंटिलेशन। तो ये दीज आर द पॉइंट्स यू शुड मेमोराइज। मतलब स्कूल के एग्जाम में भी अगर आएगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो हम लिखेंगे कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। इट प्रोड्यूस अ मैकेनिकल effect on a photographic plate when it passes through heavy metals like a copper. It produces a X-ray and it shows scintillation. Got it? अब इस कंक्लूजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाद में जाकर कि यही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नाम दिया गया, इसकी डिस्कवरी की क्रेडिट चली जाती है जे थॉमसन को। 1897 की बात है ये। तो अब अगर हम बात करेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन वाट जो क्वाइंट किया है वो क्या है, जे स्टोनी ने, किसने, या ये कह सकते हो द टर्म इलेक्ट्रॉन, जे स्टोनी। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और कूलम में चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया।
या हम इसको बोलते हैं माइनस का 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे, या बोल सकते हो 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब, अंडरस्टैंड दैट। यानी हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे या तो 1 फैराडे बोलो चार्ज, या बोलो 96,500 कूलम्ब चार्ज होता है। कितने पे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। अब अगर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, या हम बोल सकते हैं 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम, या 0.000548 AMU। और जब बात करोगे AMU की तो 1 AMU होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम, या 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ये याद रखना है। ये किसकी वैल्यू है? AMU की, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये सब सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी जाके जैसे न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हो आइंस्टीन के क्वेश्चन में E=mc², वहां पे फिर ये सब वैल्यू यूज होती है। बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? उसी तरीके से प्रोटॉन की हम बात करेंगे। किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की जब बात करोगे तो प्रोटॉन में भी याद करना है एनोड रेस की। तो वाई एनोड रेस कॉल्ड कैनाल रेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको प्रिपेयर करना है। तो जो प्रॉपर्टीज अभी मैंने इसकी बताई ऑलमोस्ट मिलती जुलती वही है, बट ये है कि एनोड रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, और ये मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा एनोड रेस है उससे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। किसकी हुई? प्रोटॉन की। और हम लोग मास नंबर के लिए क्या यूज करते थे बताओ? P+N यूज करते थे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है। अगर मास नंबर निकालना है, किसी भी एटम का मास नंबर निकालना है, तो क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर देना है। किससे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो जो कंपोजिशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? कहां चला गया यार? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। क्या बात करोगे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड बम्बार्डिंग कराया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। और वो जो तुम्हारा गोल्ड फॉइल था वो लगभग 10 टू दी पावर -4 mm इतना थीकर था। कितना? 10 पे पावर -4 mm। तो अब इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल के ऊपर, यह बात है 1911 की, तो उस वक्त ये नहीं मालूम था कि ऐसा कोई सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे कुछ। तो जब अल्फा रेज पास हुई एटम से तो कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई। तो ऑब्जर्वेशन ये सामने आया कि मैक्सिमम अल्फा रेज जो है वो पार कर जाती है किनको? गोल्ड फॉइल को। तो कंक्लूजन ये आया कि किसी भी एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस जो होती है वो खाली होती है, एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये एक्सपेरिमेंट अगर हम बार में दोहराएंगे भी दूसरे एटम के ऊपर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखोगे, वही चीज होगा जो गोल्ड के साथ हुआ। पॉइंट नंबर 2, जो सेंटर के बिल्कुल सामने से जो गई वो क्या हुई? डेविएट हो गई। वैसे ही
जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, गई वापस। और जो सेंटर के करीब से गई वो डेविएट हो गई कुछ एंगल के साथ, ऐसे डेविएट हो गया तुम्हारा। ठीक, तो जब सेंटर पे जाने के बाद जो बैक होती है, तो ये जो तुम्हारा अल्फा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा हैज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब किसी एटम का न्यूक्लियस, जो कि हैवी एटम्स होते हैं, बड़े एटम्स होते हैं, जब इसके एटम के न्यूक्लियस को तुम बम्बार्ड कराओगे, बम्बार्ड का मतलब होता है कि जब इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन लाइक मटेरियल, इसके ऊपर हम बम्बार्ड कराएंगे, यानी इसके सेंटर पे न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जिस पार्टिकल का इस्तेमाल किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए किया जाता है आर्टिफिशियली, उस पार्टिकल्स को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल। मतलब द पार्टिकल्स विच आर यूज्ड इन artificial radioactive disintegration is known as projectile. The best projectile is neutron due to neutral. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। फिर से समझो, जिस पार्टिकल्स का इस्तेमाल यानी यूज किसी भी एटम के न्यूक्लियस को आर्टिफिशियल तरीके से तोड़ने में किया जाता है, या इसको हम कहते हैं इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। तो बेस्ट प्रोजेक्टाइल इज अ न्यूट्रॉन। इट वाज प्रूव बाय W. ब्लैकएफ एंड H. बॉथे इन 1932। तो इसके न्यूक्लियस को ब्रेक होने के बाद यहीं से निकलती है अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। अंडरस्टैंड दैट? तो दिस phenomenon is known as the radioactivity, and the radioactivity phenomenon accidentally discovered by Henry Becquerel in 1896, और जिससे डिस्कवरी हुई उसका नाम था पोटासियम यूरेनिल सल्फेट। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है SI यूनिट, बैकरल, और 1 बैकरल होता है 1 DPS। इसकी दूसरी यूनिट होती है क्यूरी, 1 क्यूरी होता है 3.7 × 10⁻10 DPS। इसका तीसरा यूनिट होता है रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड होता है 10⁻6 DPS। DPS मीन्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्या हुआ? नहीं आ रहा है? समझो, जब पढ़ोगे तब सब कुछ पढ़ो। अब आगे देखो, तो पॉजिटिव चार्ज सेम, और अल्फा का सिंबल होता है हीलियम। हीलियम में भी 2 प्रोटॉन 4 मास, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज 4 मास। ठीक, बीटा इलेक्ट्रॉन, गामा न्यूट्रॉन। अब यहां पे क्या आ रहा है? तो ये तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज गया वो वापस आ गया। तब समझ में आया कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कुछ है जिसकी वजह से वो उसको रिपेल कर देता है। तो रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट से पहले समझो कि जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, तो केमिस्ट्री फिर एक सही डायरेक्शन पे आया, फिजिकल केमिस्ट्री। वरना ये समझो कि पता नहीं कहीं और जा रहा था। ये डिस्कवरी होने के बाद तो फिर और भी चीज एटम के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फिर इनके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। मतलब ये टर्निंग पॉइंट था न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री। ये एक टर्निंग पॉइंट था कि सही डायरेक्शन में फिर केमिस्ट्री चलेगी। फिर क्या हुआ यहां पे कि द एंटायर मास ऑफ द एटम, किसी भी एटम का पूरा मास डिपेंड करता है इसके सेंटर पे। सेंटर कंसिस्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है इसको। ठीक है ना? ये इन्होंने बताया।
फिर किसी भी एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो उसके सेंटर पे डिपेंड करता है, द सेंटर इज द स्फीयर। तो अब यहां अगर हम एटम के रेडियस की बात करेंगे, अगर हम ये मान लो ये हम एटम के रेडियस की बात करेंगे, ये एटम के रेडियस की बात करोगे तो एटम का रेडियस, उसके बाद तुम्हारा ये हो गया न्यूक्लियस का रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस का रेडियस हो गया और ये तुम्हारा एटम का रेडियस। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और भी तरीका है इसका, ले सकते हो एक फर्मी। तो मैंने क्या बोला था, जो छोटा एटम होते हैं उसका रेडियस न्यूक्लियस का छोटा होगा। तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाता है, 1.5 फर्मी से लेके 6.5 फर्मी। छोटे एटम के छोटे न्यूक्लियस, अब बड़े एटम के बड़े न्यूक्लियस। तो एटम जितना ज्यादा, देखो बड़े का सेंस यहां पे क्या हुआ, जितना ज्यादा एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उस एटम की अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए जो हमारा 1 एटॉमिक नंबर से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक जो एटम होते हैं, इसकी कैटेगरी स्टेबल में आ जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर भागोगे, जैसे जैसे ऊपर भागोगे एटॉमिक नंबर, तो इसको हम लोग कहते हैं हैवी एटम। तो हैवी एटम के टूटने के भी चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो एटम का न्यूक्लियस दो तरह से टूटता है, एक नेचुरल अपने आप, एक आर्टिफिशियल जिसमें हम क्या करेंगे, बम्बार्डिंग कराएंगे किसकी, न्यूट्रॉन की, प्रोजेक्टाइल्स की, वहां से तोड़ेंगे उसको, वहां से। क्लियर है। तो पेपर में अगर आता है पोस्टुलेट अदर फोर्स ऑफ थ्योरी, तो ये लिख सकते हो, बंद कर दो रे अर्श।